छात्रों, आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, आरसीसी। आरसीसी की फुल फॉर्म होती है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, या हिंदी में इसे हम कह सकते हैं प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होती है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है लेकिन टेंशन में वीक होती है। अर्थात यदि हम किसी स्ट्रक्चरल मेंबर जिसमें कि बेंडिंग आती है, जैसे कि बीम हो सकती है, कैंटिलीवर या सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंगिंग, सभी में अगर ऊपर से लोड आते हैं तो उनमें बेंडिंग होगी। और बेंडिंग यदि होती है तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आते हैं और टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट चूंकि टेंशन में कमजोर होती है, वीक होती है, तो ऐसी जगहों पे हम यदि पीसीसी काम में लेंगे तो वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। अब इसके लिए आवश्यकता होती है कि हम टेंशन में प्लेन सीमेंट कंक्रीट को स्ट्रॉन्ग करें किसी तरीके से। तो उसका उपाय ये है कि हम टेंशन जोन में स्टील की बार्स को लगा दें। यदि टेंशन जोन के अंदर हम स्टील की बार्स को लगा देंगे तो वह टेंशन ले लेगी, और इस तरीके की जो कंक्रीट है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसमें स्टील को लगाया गया है और उसको प्रबलित किया गया है, इसलिए इसका नाम प्रबलित सीमेंट कंक्रीट या आरसीसी कहलाता है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट या आरसीसी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, घटक हैं, वो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, स्टील और एडमिक्सचर। ये हम पढ़ चुके हैं कि सीमेंट जो है वो बाइंडिंग का और स्ट्रेंथ देने का काम करती है और पानी से रिएक्ट करके ये हार्ड हो जाती है। फाइन एग्रीगेट स्ट्रेंथ देने का काम करता है, कोर्स एग्रीगेट स्ट्रेंथ देने का काम करता है, वाटर रिएक्ट करने का काम करता है सीमेंट के साथ में, और हार्ड, पहले तो पेस्ट बनता है इससे और बाद में वो पेस्ट रिएक्ट करके हार्ड हो जाता है। स्टील हम अभी डिस्कस किया हमने कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट चूंकि कमजोर होती है तो उसमें टेंशन जोन में, खास तौर से अधिकतर बेंडिंग मेंबर्स में स्टील लगाते हैं टेंशन जोन में। और एडमिक्सचर जो है वो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के काम आते हैं। तो इस तरीके से करके मुख्य इंग्रेडिएंट तो 5 हो गए, लेकिन किसी किसी समय हमें एडमिक्सचर भी काम में लेना होता है। तो इस तरीके से इसके ये इंग्रेडिएंट्स हुए आरसीसी के। ये इसमें डायग्राम में दिखाया है कि एक कोई बीम है, उस बीम के अंदर जो कि दोनों एंड्स के ऊपर वॉल्स पे सपोर्टेड होगी, तो जब ये बैंड होगी तो इस तरीके से बैंड होगी, इसमें कर्व आएगा, ऊपर इसमें कंप्रेशन आएगा और नीचे इसमें टेंशन आएगा, और बीच में एक लेयर ऐसी होगी जहां की ना टेंशन आएगा ना कंप्रेशन आएगा, उसको हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। ये हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ चुके हैं। अब इसमें इसका एक क्रॉस सेक्शन दर्शाया गया है जिसमें ऊपर एंकर बार्स हैं जिनका की स्ट्रेंथ में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ये उसका सेक्शन है बीम का रेक्टेंगुलर। नीचे इसमें मेन बार्स लगाई गई हैं, मेन रीइंफोर्समेंट है जो कि टेंशन लेगा, और ये शियर लेने के लिए शियर रीइंफोर्समेंट हम इसमें लगाते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बीम के अंदर जो है ये पार्ट जो रेक्टेंगुलर है, मेनली ये सारा का सारा कंक्रीट का बना होता है, और उसमें रीइंफोर्समेंट के लिए, रीइंफोर्सिंग के लिए इसमें हम रीइंफोर्समेंट लगाते हैं, और शियर को वहन करने के लिए जो शियर फोर्सेस आते हैं उसके लिए हम ये शियर रीइंफोर्समेंट लगाते हैं। कंक्रीट के डिफरेंट ग्रेड्स हो सकते हैं, या आप उसमें पढ़ चुके हैं कंक्रीट में, लेकिन फिर भी यहाँ पे आरसीसी में जो कोड काम आता है वो उसका नंबर है IS 456 2000। इसके अनुसार मिनिमम ग्रेड जो कंक्रीट का हम काम में ले सकते हैं वो M20 होता है, और इसका वॉल्यूमेट्रिक
रेशियो के हिसाब से जो रेशियो होता है वो 1:1.5:3 होता है, 1:1.5:3। इसके अलावा जो रेशियो हायर रेशियोज इसमें हो सकते हैं M25, M30 आदि। अब जिसे कि अधिक स्ट्रेंथ के लिए काम में लेते हैं, इसमें M, इन सभी में M का मतलब मिक्स होता है, और ये 20-25 आदि जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है जो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में हम 28 दिन के तराई के बाद में जो एक 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का क्यूब होता है उसकी स्ट्रेंथ निकालें तो वो कम से कम 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं जिसमें हम अगर डिजाइन करें इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के लिए तो सारे सैंपल्स लगभग इस स्ट्रेंथ से ऊपर आने चाहिए। 5% सैंपल जो है वो फेल हो सकते हैं, अर्थात 95% हमारे जो सैंपल है, यदि हम 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर या M20 को टारगेट करके चलते हैं तो हमारे 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ऊपर होने चाहिए। इसी तरीके से स्टील के जो ग्रेड्स हैं वो Fe415, Fe500, Fe550 आदि होते हैं। इसमें हम आजकल HYSD बार्स, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स यूज कर रहे हैं जिसमें कि ऊपर रिब्स निकले हुए होते हैं। एक Fe250 भी होता है लेकिन वो माइल्ड स्टील होता है और वो आजकल RCC में काम में नहीं लेते हैं। तो इसमें Fe तो आयरन या स्टील के लिए आता है और 415 उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है स्टील की। इसी तरीके से इसमें Fe500 में 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी और Fe550 में 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी। इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम FCK से डिनोट करते हैं। फॉर्मूले में जो सिंबल आएगा वो FCK होगा और यील्ड स्ट्रेंथ को हम Fy से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में जो दो मुख्य इंग्रेडिएंट हैं RCC के, कंक्रीट और स्टील, उनके ये डिफरेंट ग्रेड्स हैं। आगे फिर हम इनकी कुछ लोड फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स आदि के बारे में जानते हैं। छात्रों, यहाँ पर कुछ कर्व्स दर्शाए गए हैं जिनमें ये कर्व कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेन लिया हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस लिया हुआ है। ये कर्व दर्शाता है कि शुरू में तो इसमें जब हम स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद में जब हम स्ट्रेस का मान इसमें स्थिर ही रह जाता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के ऊपर ये स्ट्रेस स्थिर होने पर भी जो है इसमें स्ट्रेन इंक्रीज होता चला जाता है। माइल्ड स्टील का डायग्राम है, हालांकि माइल्ड स्टील हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन उसमें जो कर्व है इसमें भी एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है और वाई एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस लिया हुआ है। ये हम पहले भी सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं कि यहाँ से जब हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो शुरू में स्ट्रेन बहुत अधिक नहीं बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होती है, फिर उसके बाद इलास्टिक लिमिट होती है, फिर अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस और फेलियर स्ट्रेस। इस तरीके से ये डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, इसमें हमारे काम का जो RCC में है वो Fy है, यील्ड स्ट्रेस हम लेते हैं। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो ठीक है, नहीं तो 0.2% स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसको हम यील्ड स्ट्रेस के तौर पे लेते हैं। ये कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है।
यहाँ पे ये इसकी कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK, इसको हम यहाँ पे 33% रिड्यूस कर देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो कंक्रीट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की फील्ड में नहीं बनाई जा सकती, वर्कमैनशिप और डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज के कारण से हम उसकी स्ट्रेंथ को 0.67 FCK ही लेके चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। फिर इसमें हम यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का भाग लगाते हैं, जो कि कंक्रीट के लिए हम 1.5 लेते हैं, जो कि स्टील से काफ़ी हायर होता है। अगेन कारण वही है कि कंक्रीट की क्वालिटी को मेंटेन करना फील्ड में बहुत मुश्किल काम होता है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो गामा एम है वो कंक्रीट के लिए 1.5 होता है, और इस तरीके से करके ये वैल्यू अगर हम इसमें 1.5 का भाग देंगे तो 0.446 आएगी। तो ये जो स्ट्रेस है हम एक परमिसिबल स्ट्रेस के तौर पे हम 0.446 FCK यूज करते हैं। यहाँ पर इस कर्व को यदि हम ऑब्जर्व करें, इसको बाद में हम यूज करेंगे, तो 0.2% स्ट्रेन यानी कि 0.002 स्ट्रेन तक ये पैराबोलिक होता है, और उसके बाद में स्ट्रेस स्ट्रेट हो जाता है ए से लेकर के बी तक, जिसका कि बी तक हम यहाँ पे 3.5% स्ट्रेन तक यानी कि 0.0035 तक इसको लेते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रेन डायग्राम है और ये स्ट्रेस डायग्राम है कंक्रीट और स्टील दोनों के लिए। तो कंक्रीट ऊपर की काम आती है इसमें। मैम जो एक क्रॉस सेक्शन होता है उसमें मैंने बताया कि जब बेंडिंग होती है तो ऊपर की तरफ सिंपली सपोर्टेड में कंप्रेसिव स्ट्रेस आते हैं और नीचे टेंसाइल स्ट्रेस आते हैं। टेंशन में हम स्टील की रॉड लगाते हैं, तो यहाँ पे FY को यूज किया गया, और इसके ऊपर हम लोग कंक्रीट रहती है नॉर्मली सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में, जिसमें कि नीचे की तरफ ही मेन रीइंफोर्समेंट होता है। तो उसमें हम ये कंक्रीट का डायग्राम है ऊपर, जो अभी हमने इससे पहले देखा, इसको उसी को टिल्ट करके लगाया गया है। ये जो इतना हिस्सा है डायग्राम का, इस डायग्राम को लेकर के हमने 90 डिग्री पर रोटेट करके हम यहाँ इसको देख रहे हैं इस फॉर्म के अंदर। और यहाँ पर जो स्ट्रेन हमने लिया था 0.2% और 0.35% वो कंक्रीट के लिए ही है। ऊपर ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर चूंकि कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम यहाँ पर कंक्रीट को यूज करते हैं। और नीचे टेंशन में ये मान के चलते हैं कि कंक्रीट कोई भी स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट नहीं करती, टेंसाइल स्ट्रेंथ में, तो नीचे सिर्फ जो स्ट्रेन और स्ट्रेस है वो सारा का सारा स्टील का ही काम आता है। अब स्टील का जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है वो 1.15 होता है। यदि हम FY को डिवाइड करेंगे 1.115 से तो 0.87 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम जो सेफ स्ट्रेस है वो स्टील में 0.87 यूज करते हैं, और यहाँ पे जो स्ट्रेन यूज करते हैं यहाँ पे स्टील के 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES यूज करते हैं प्लस 0.002, और ये स्ट्रेन्स हैं कंक्रीट के लिए। तो इस तरीके से ये पूरी RCC के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम्स हैं। यहाँ पर कोल्ड वर्कड डिफॉर्म्ड बार्स, ये एक मैन्युफैक्चरिंग मेथड है उसका बार्स का, तो उसके लिए स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम बताया है, जिसमें यहाँ पर इसको FY इसकी यील्ड स्ट्रेंथ ली गई है। इसको थोड़ा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो कर्व है इसको थोड़ा यहाँ से स्मूथ कर दिया गया है, ये FY। देन इसमें FY में मैंने आपसे कहा था कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.15 का से डिवाइड करते हैं, जो कि 0.87
आ जाता है तो वो यूज़ करते हैं हम। स्टील के लिए हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि जो यंग्स मॉडुलस है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका मान 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ये इसमें माइल्ड स्टील के लिए स्मूथ कर्व लिया गया है। सेम उसी तरीके से इस तरफ स्ट्रेन है, इस तरफ स्ट्रेस है। Fy अगर इसका कर्व जो कि स्मूथनिंग करके Fy इस तरीके से लिया है और इसमें फिर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.15 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.87 Fy आ जाएगा। ये माइल्ड स्टील के लिए काम में लिया गया है। तो इस तरीके से करके डिफरेंट जो कर्व्स हैं वो सारे के सारे ये कर्व हैं जो कि आगे किसी न किसी फॉर्म में काम आएंगे। खास तौर से ये जो स्ट्रेस ब्लॉक, ये वाला स्ट्रेस ब्लॉक है, ये काम आएगा हमारी बेंडिंग की थ्योरी के लिए। और इससे हम जो बेंडिंग में लोडिंग के कारण बेंडिंग मोमेंट आता है और उसको किस तरीके से आरसीसी उसको काउंटर करती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट करके, वो हम इस डायग्राम की सहायता से आगे समझेंगे। यहाँ इस टेबल में हमारे को लोड्स के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। लिमिट स्टेट्स जो डिफरेंट है उसके हिसाब से कोलैप्स की लिमिट स्टेट और सर्विसेबिलिटी की लिमिट स्टेट के अनुसार डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड के जो कॉम्बिनेशंस हैं या उनके जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स है वो हमें यहाँ दिए हुए हैं। इनमें डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड होता है स्ट्रक्चर का अपना लोड और जो लोड बदलता रहता है वो लाइव लोड कहलाता है। तो डेड प्लस लाइव लोड के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो उसके लिए 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। इसी तरीके से डेड प्लस विंड के लिए 1.5, 0.9, यहाँ 1.51 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स दिए हैं। पर अधिकतर हमारे जो डिप्लोमा में काम आता है वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लोड के लिए 1.5 काम में आता है। हम लोड्स निकालते हैं और अधिकतर जो लोड्स हैं हमारे वो डेड लोड और लाइव लोड हैं, तो उनका जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो 1.5 होता है। आरसीसी डिजाइन के डिफरेंट मेथड्स हैं जिनमें से सबसे पॉपुलर और आजकल जो मेथड काम में आ रहा है वो लिमिट स्टेट मेथड है। इस लिमिट स्टेट में हम लिमिट स्टेट किसे कहेंगे तो सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी की, यानी कि स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए और सर्विसेबल भी होना चाहिए, उसकी जो लिमिट है वो उसके लिए जब फेलियर होता है उससे पहले की जो लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट है, उसको हम लिमिट स्टेट कहते हैं। अर्थात फेलियर होने से पहले, स्ट्रक्चर के फेलियर होने से पहले सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी की जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं उनको लिमिट स्टेट कहते हैं। बेसिकली जो लिमिट स्टेट्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, यानी कि स्ट्रक्चर पूरा फेल हो जाता है, और दूसरी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को यदि एसेस करना है तो उसके लिए एक से अधिक क्रिटिकल सेक्शंस लेकर के उसकी इलास्टिक प्लास्टिक इनस्टेबिलिटी या ओवरटर्निंग के कारण जो बकलिंग होती है उसको एसेस किया जाता है। इसमें बेंडिंग, शियर, टॉर्शन और एक्शियल लोड के कारण से प्रत्येक सेक्शन पर जो रेजिस्टेंस का मान है वो जो परमिसिबल वैल्यू या एप्रोप्रिएट वैल्यू है उससे कम नहीं होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस। इसके लिए लोड के वर्स्ट कॉम्बिनेशंस लेकर के और उसको उस पर भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगा करके, जो कि हमने देखा था कि 1.5 लेते हैं अधिकतर, तो वो लेकर के और काम में लिया जाता है लोड को। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, इसमें
दो चीजें आती हैं, एक तो डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग। डिफ्लेक्शन का मतलब उसका बेंड होना, कितना वो ओरिजिनल पोजीशन से नीचे आ गया है, वर्टिकली या वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हुआ है। और उसमें जो क्रैकिंग है वो किस तरह से और कितनी हुई है। तो जो डिफ्लेक्शन है वो परमिसिबल लिमिट से कम होना चाहिए। इसकी काफ़ी लिमिट्स हैं, तो वो लिमिट्स कोड में दी हुई हैं। उन परमिसिबल लिमिट से डिफ्लेक्शन कम होना चाहिए। वो लोड्स के हिसाब से हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे, और जो डिफ्लेक्शन उसमें एक्चुअली लोड्स के कारण से आ रहा है उसका मान परमिसिबल लिमिट से कम होना चाहिए। क्रैकिंग के कारण जो है स्ट्रक्चर में, एक तो अपीयरेंस और उसकी ड्यूरेबिलिटी वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और क्रैकिंग की जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो एनवायरनमेंट तथा स्ट्रक्चर के अनुसार बदलती है, और अधिकतर जो क्रैक विड्थ है वो ये माना जाता है कि 0.3 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए।